हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अभी जो हाल ही में एस के झा सर के द्वारा जो साइंस का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 लॉन्च की गई है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि अभी जो हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 1 हुए थे, उन सभी जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इस पुस्तक में समाहित की गई है, जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जुड़ करके आप इस वीडियो का पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। आज का जो पहला प्रश्न हमारा होगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी दोस्तों, कहने का मतलब यह हुआ किसी अर्धचालक है, ठीक है, यानी कि सेमीकंडक्टर है, उसको हम गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध होता है, क्या होता है, यानी कि बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जब भी किसी अर्धचालक को हम गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो होगा क्या होगा, घट जाता है। ठीक है, किस में, अर्धचालक को गर्म करने उसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। लेकिन वही बात करते हैं कि प्रतिरोध यानी कि सुचालक होगा कोई, यानी कि अर्धचालक हो गया, अर्धचालक को गर्म करने में क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। ठीक है, लेकिन वही बात करते हैं जब कोई सुचालक होगा उसको जब हम गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा दोस्तों, उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बात का बिल्कुल रखिएगा कि अर्धचालक में क्या होता है कि गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, लेकिन चालक में क्या होता है, उसको गर्म करने पर उसका जो है प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि अर्धचालक कहते हैं किसको है, तो अर्धचालक जो होता है वो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अर्धचालक किससे मिलकर बना होता है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम से मिलकर बना होता है, और इसको गर्म करने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कुचालक की। एक होता है कुचालक, एक होता है सुचालक। ठीक है, तो कुचालक में क्या होता है कि कुचालक में जो है धारा का प्रभाव नहीं होता है, जबकि जो सुचालक होती है उसमें धारा का प्रभाव होता है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सुचालक में क्या होता है, धारा का प्रभाव होता है, लेकिन कुचालक में धारा का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध जो होता है वो घटता है। आई होप दोस्तों आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखने हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला। अगला प्रश्न कह रहा है कि बल लगाकर निम्न में से किसे परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है वस्तु की रेप रेखा को, दूसरा है वस्तु द्वारा प्रयुक्त क्षेत्रफल को, तीसरा है वस्तु की परमाणुओं को, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, किसी वस्तु की संवेग की अवस्था को। तो दोस्तों को बता दें, जो बल लगाकर किस में परिवर्तित कर सकते हैं, तो किसी वस्तु की संवेग की अवस्था को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा कि क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है, यानी कि P बराबर क्या होता है, M बराबर एम भी होता है। ठीक है, इस बात का आप याद रखिएगा कि P बराबर एम भी होता है, यानी कि किसी वस्तु पर जब बल लगाएंगे तो उसकी संवेग की अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब बात है ये संवेग की, तो संवेग का जो संवेग क्या प्रकार का सदिश राशि है। ठीक है, संवेग क्या है, संवेग सदिश राशि है, उसका मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, और एक प्रकार की सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बल लगाकर किसी वस्तु की संवेग की अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। पढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा होगा आज की इस वीडियो का। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किसी पदार्थ की प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को उसका डैश कहा जाता है। यानी कि दोस्तों किसी पदार्थ की जो प्रति इकाई होती है, ठीक है, उसके द्रव्यमान को उसका क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं घनत्व कहते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। घनत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है दोस्तों, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये बात आप सबको पता होगा, द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व बराबर। तो प्रश्न कह रहा था किसी पदार्थ की प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को उसका क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, घनत्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात है घनत्व की, तो घनत्व का जो क्या होता है, मात्रा क्या होती है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एसआई मात्रक होता है। आपसे भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक आती है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व की जो किससे मापते हैं हम लोग, तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि आपेक्षिक घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। और समुद्री जल का घनत्व क्या होता है, नदी के जल से अधिक होता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो समुद्री जल होती है उसका घनत्व जो होता है नदी के जल से अधिक होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या होता है कि उत्तल दर्पण का दृश्य जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि जो उत्तल दर्पण जो होती है उसका दृश्य क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि अनंत और ध्रुव के बीच रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ध्रुव और फोकस पे बनता है, ठीक है। क्या करते हैं दोस्तों, आपसे प्रश्न ये भी बनता है कि जब भी किसी उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो दोस्तों आपको बताना होगा उसका प्रतिबिंब जो होगा ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच में उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये बात भी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब पढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको मैंने कई वीडियो में बता चुका है कि ध्वनि तरंगें जो होती है उसको चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। बिना मीडियम की ध्वनि तरंगें जो होती है वो ट्रैवल नहीं कर सकती है। यानी कि वो ट्रैवल मतलब मीडियम, मतलब जहाँ मीडियम नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। यानी कि जो है ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं चल सकती है, इसका मतलब कि निर्वात में ये नहीं चल सकती है ध्वनि तरंगें, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अब बात है ध्वनि तरंगे की, तो ध्वनि तरंगे क्या होती है, एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। क्या होती है, ध्वनि तरंगे जो होती है एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो आपको बताना होगा कि ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। वही दोस्तों बात करते हैं प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती है, प्रकाश जो होती है एक अनुप्रस्थ तरंग है। दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक है। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न देखिए दोस्तों, ताप के मापन की इकाई क्या होती है, ठीक है दोस्तों। ताप के मापन की इकाई क्या होती है, देखिए ऑप्शन है सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन कैलोरी है, तीसरा है तापक्रम और चौथा कौन सा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों को बता दें ताप के मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है, सेल्सियस होती है, ठीक है। ताप की मापने की इकाई क्या होती है, सेल्सियस होती है। और ताप जो होती है वस्तु की उष्मा अवस्था का सूचक होता है, यानी कितना उसमें उष्मा है उसका सूचक कौन बताता है, ताप बताता है, ठीक है। और उष्मा का जो एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। वो दोस्तों बात करते हैं इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो उष्मा का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है कैलोरी, ठीक है। उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। और उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। इस बात को आप याद में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए आप यहाँ पे न्यूमेरिकल देखकर कन्फ्यूज नहीं होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि सेल्सियस पैमाना जो है उसको हम मान लेते हैं, सेल्सियस पैमाने को मान लेते हैं हम x, ठीक है दोस्तों। और फ़ारेनहाइट को मान लेते हैं क्या, फ़ारेनहाइट। देखिए फ़ारेनहाइट को क्या मान लेंगे हम कि 5 गुना पाठ्यांक है, यानी कि 5x हो जाएगा, हो गया। आप दोस्तों आप सबको पता होगा एक रिलेशन बनता है इसमें, देखिए क्या बनता है रिलेशन, मैं आपको बता दूं, c/100 बराबर f-32/180, ठीक है। अब इस पर हम इस फॉर्मूले पर हम इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, निकल आएगा। c की वैल्यू कितनी हमारे पास, x दे रखी है, बटे करेंगे 100, और f की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 5x दे रखी है, माइनस करेंगे 32 और बटे 180, ओके। देखिए दोस्तों अब उसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 9 18 हो गया। यानी कि कह सकते हैं इसको 9x बराबर 25x माइनस 32 पंचे 160 होता है, ओके 160 कर दिए, ठीक है। देखिए अब देखिए कितना होगा, 25 में सीधा घटा लेंगे 16x हो जाएगा, 16x बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। यानी कि हमको यही पूछा जा रहा था कि फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना होगा, तो हम बताएंगे कि सेल्सियस पैमाने के 10 डिग्री पर उसका पाठ्यक्रम जो होगा वो 5 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि फ़ारेनहाइट पैमाने का तापक्रम जो होती है, पाठ्यक्रम जो होती है वह सेल्सियस पैमाने के 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 गुना पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है,
8वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में करता है। ठीक है, तो देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, कौन सी क्या करता है, पानी के साथ अभिक्रिया करता है, कौन, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO होता है। ठीक, ये अभिक्रिया कर रहा है किससे, H2O से, यानी कि पानी से कर रहा है। तो ये उत्पाद बनाता है, क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काली चूना बोलते हैं, यानी कि कास्टिक चूना भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्माण उत्पाद के रूप में क्या बनाता है, कास्टिक चूना बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हमारा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अमोनिया, यदि अमोनिया का संबंध गैस से है तो उसी प्रकार कपूर का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, देखिए अमोनिया क्या होती है, एक प्रकार की गैस होती है, लेकिन कपूर जो होता है क्या होता है, ठोस रूप में होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन में बी हमारा आंसर हो जाएगा कि अमोनिया जो होती है वो क्या होती है, गैस के रूप में होती है, लेकिन कपूर क्या होता है, ठोस के रूप में होती है। ठीक है, ये ठोस जो कपूर होता है दोस्तों, ये क्या होता है, एक सफ़ेद रंग का मोम की तरह पदार्थ होता है, इसमें तीखी गंध होती है। ठीक है, और अमोनिया क्या होती है, एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है। कौन सी, एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है, कौन सी, अमोनिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि पानी का एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो कितना होता है, 18 यूनिट होता है। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि यहाँ पे हमको कह रहा है कितना निकालने के लिए, 5 अणु का। तो हम जब एक यूनिट का 18 एक अणु का कितना होता है, 18 यूनिट होता है, तो 5 अणु कितना हो जाएगा, 5 गुना 18 कर देंगे, यानी कि 18 पंचे 90 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा हमारे प्रश्न का, 90 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है आपसे देखकर घबराइएगा नहीं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कार्बन के 222 परमाणु, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के 1022 परमाणु, तीसरा 1 ग्राम लोहा, और चौथा कौन सा हो गया, NH3 के 0.1 मोल। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसा जब भी प्रश्न आएगा आप इस बात को याद रखिएगा, जिसमें मोल लगा रहेगा ना वो सबसे अधिक होगा, क्योंकि एक मोल बराबर कितना होता है, 6.022 गुना 10⁻23 होता है ना एक मोल, यानी कि एक मोल ही इतना होता है। तो कुछ भी करेंगे गुना उससे तो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए 10⁻23 लगा हुआ है। तो यानी कि जिसमें मोल लगा रहेगा वो प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि सबसे अधिक वही होगा। ठीक है, यदि मोल नहीं लगा रहेगा, सब में मोल लगा रहेगा तब तो हम निकालेंगे, लेकिन जब वहाँ पर एक ही में मोल लगा रहेगा यानी कि सबसे अधिक वही होगा। तो हमसे प्रश्न यही कह रहा था कि निम्नलिखित से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, तो हमको बताना होगा कि सबसे अधिक द्रव्यमान जो होगा किसका होगा, NH3 के 0.1 मोल का होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसे ट्रिक के तौर पर याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि जिसमें मोल लगा रहेगा वो क्या होगा, सबसे अधिक जो होगा उसमें द्रव्यमान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है कि सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों सिरके में जो उपस्थित जैविक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, वो एथेनोइक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, एथेनोइक अम्ल होते हैं। दोस्तों एथेनोइक अम्ल जिसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। ठीक है, इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, 2 कार्बन होते हैं, क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते हैं इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और सिरका मुक्तः कौन सी एसिड पाई जाती है, तो सिरका मुक्तः एसिटिक एसिड पाई जाती है। कौन सी, एसिटिक एसिड पाई जाती है सिरका में। आपसे नोट कर लीजिएगा कि सिरका में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो एसिटिक एसिड पाई जाती है। और ये क्या होता है, एक तनु विलयन होता है। ठीक है, तनु विलयन होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात भी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, 13वां प्रश्न हमारा होगा आज की इस वीडियो का। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे देख कर लाभ उठा सके। दोस्तों 13वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। देखिए एथेनॉल का सूत्र जो होता है C2H5OH होता है। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। ठीक है, साथ ही दोस्तों एथेनॉल जो होती है एक एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, एथेनॉल को क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसे पीने से शरीर में क्या होती है, उत्तेजना आती है, और अतः इसका प्रयोग जो होती है मादक द्रव्य को बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, एथेनॉल का। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें असंतृप्त यौगिक होता क्या है।
तो देखिए दोस्तों, जिन कार्बनिक यौगिकों में कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्मबंध या त्रिक के रूप में होते हैं, ठीक है, युग्मबंध या त्रिक के रूप में हो, देखिए यहाँ पे एक दूसरे से क्या है, सिंगल बॉन्ड में या त्रिक के रूप में, ठीक है। तो ऐसे जो अणु होते हैं, ऐसे जो यौगिक होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे कि एसिटिलीन हो गया और एथिलीन हो गया, ये दोनों क्या होती हैं, असंतृप्त यौगिक होती है। तो यहाँ पर देखिए एकल बंधन में और तीसरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि असंतृप्त यौगिक कौन कौन से हो गया, सी ये वाला, और ये असंतृप्त यौगिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारा होगा 15वां प्रश्न कह रहा है कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है। दोस्तों एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न है, उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। पहला है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है, दूसरा पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार क्या भरना होगा कि पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है वो अस्थायी नहीं होती है, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है हमेशा बदलती रहती है, यानी कि पहला में अस्थायी भराएगा। तो यहाँ पर पहला में अस्थायी नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, अब कह रहा है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। तो दोस्तों देखिए परमाणु क्रमांक कभी होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसके जो परमाणु क्रमांक होगी उसको घटा बढ़ा करके उसकी परिवर्तित को उसको परिवर्तित नहीं कर सकते ना, उसकी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकते ना। तो इसके तापमान और दाब में जो हम लगाएंगे अवस्था में, इसको क्या करते हैं, परिवर्तित कर बदली जा सकती है, ठीक है। इसकी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की अवस्थाएं को तापमान और दाब के को परिवर्तित कर बदली जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 17वां प्रश्न कह रहा है धातु और रंग से मिलाना है। तो देखिए जिंक धातु जो होती है किससे संबंधित है, यह प्रश्न कह रहा है। तो जिंक धातु जो होती है पुंजेंट रंग प्रकार देती है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, पुंजेंट रंग होता है, ठीक है। दूसरा है SO2 गैस की सुगंध कैसी होती है। तो SO2 गैस की सुगंध जो होती है वो किस प्रकार की होती है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जिंक धातु जो होगी वो किस प्रकार की होगी, जिंक धातु होगी ग्रे कलर का होगी, ठीक है। जिंक धातु किस प्रकार का होगा, ग्रे कलर का होगा। और SO2 की गैस जो होगी वो होगी पुंजेंट होगी, ठीक है। क्या होगी, पुंजेंट होगी, यानी कि 1 का 2 हो गया और B का 3 हो गया, और PbL2 गैस की सुगंध कैसी होगी, तो पीला हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों 1 का 2 किस में है, 1 का 2 इसमें, 1 का 2 इसमें, बस एक ही में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा कि जिंक धातु जो होती है ग्रे रंग की होती है, SO2 गैस की सुगंध कैसी होती है, पुंजेंट होती है, और तीसरा कौन सा हो गया, PbL2 गैस कैसी होती है, पीला होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, बायोलॉजी से प्रश्न है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो देखिए जिसके फलस्वरूप जीव के आकार में वृद्धि होता है। दूसरा जो कायिक के अतिरिक्त जनन कोशिकाओं में भी होती है। तीसरा है जिसके फलस्वरूप 2 संतान कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की किस्म तथा संख्या वही होती है जो जनन कोशिका में होती है। और चौथा कौन सा हो गया, जो किसी भी विशेष जाति गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जो किसी भी विशेष जाति के गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखती है। दोस्तों बात है गुणसूत्र की, तो मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में। और जोड़ा पूछा जाए तो 23 जोड़ा होती है, ठीक है। तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं मानव में, और संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, मेढक के नेत्र गोलक की क्लोराइड स्तर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जो मेढक के नेत्र गोलक होते हैं उसका क्लोराइड स्तर जो होती है वो वर्णक होती है, ठीक है, यानी कि रंगीन होती है, ठीक है। उसमें वर्ण होता है, रंग होता है। दूसरी बात करते हैं मेढक की। मेढक क्या है, एक उभयचर प्राणी, क्या है, मेढक जो है क्या है, एक प्रकार की उभयचर प्राणी है जिसके नेत्रिका जो होती है वो नेत्र क्या होती है, उभरा हुआ होता है। आप सब देखे होंगे मेढक को, उसका नेत्र जो होता है क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है। और मानव नेत्र की बात करें दोस्तों तो उसमें आइरिस जो होता है वो आँख के रंग का मतलब है, यानी कि आँखों में जो रंग आती है वो किससे आती है, आइरिस से आती है, ठीक है। और दोस्तों जो मानव नेत्र का रेटिना होती है उसी को दान स्वरूप में दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो दान स्वरूप में कौन सा देते हैं, तो रेटिना जो होती है वो दान स्वरूप में, सॉरी रेटिना नहीं दोस्तों, यहाँ पे कॉर्निया होगा, सॉरी फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कॉर्निया जो होती है मानव का कॉर्निया जो होती है कॉर्निया, ये क्या होती है, दान में दी जाती है, ठीक है।
मानव नेत्र का कोर्निया, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव नेत्र का कौन सा भाग जो होती है वो दान में दी जाती है, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि कोर्निया जो है ये मानव नेत्र का भाग है जो दान में दी जाती है। ठीक है, इस बात का आप याद रखिएगा। यहाँ पे रेटिना नहीं होगा फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है। दोस्तों जो मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया रोग होती है विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस भी होता है। ठीक है, तो रिकेटस जो होती है दोस्तों ये बच्चों में होती है, लेकिन जो ऑस्टियोमलेशिया होती है ये किस में होती है, तो वयस्कों में होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस होती है, किस में होती है, बच्चों में होती है, और जो विटामिन डी की कमी से होती है ऑस्टियोमलेशिया ये किस में होती है, तो पुरुषों में होती है, सॉरी वयस्कों में होती है। ठीक है, अगला देखिए बास्टोफोर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो देखिए दोस्तों बास्टोफोर किसमें पाया जाता है, आपके पास ऑप्शन है मरोला में, दूसरा है ब्लास्टुला में, तीसरा है गेस्टुला में, चौथा कौन सा हो गया, युग्मनज में। तो दोस्तों जो ब्लास्टोफाइज पाई जाती है ये किसमें पाई जाती है, युग्मनज में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला है यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है वह है, तो दोस्तों जो यकृत होती है ये भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। ठीक है दोस्तों, बात करें यकृत की, तो यकृत जो होता है यह क्या होता है, पित्त से स्रावित होता है। कहाँ से, यकृत कहाँ स्रावित होता है, पित्त से स्रावित होता है। ठीक है, और पित्त जो है तो कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। यकृत का वजन कितना है दोस्तों, बात करें यकृत का वजन कितना होता है, तो यकृत का वजन जो होती है 1.5 से लेकर के यानी 1.5 से लेकर के 2 kg तक का होता है यकृत का वजन। ठीक है, और यकृत जो होती है भोजन को किस रूप में संचित करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 23वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त नलिका कार्य कुपिका ग्रंथियां हैं, आपके पास ऑप्शन है स्तनियों की श्वेत ग्रंथियां, दूसरा स्तनियों की लाल ग्रंथियां, तीसरा है स्तनियों की स्तन ग्रंथियां, चौथा कौन सा हो गया, मेढक की त्वक ग्रंथियां। तो दोस्तों देखिए श्वेत नलिका कार्य कुपिका जो होती है ये स्तनियों की स्तन ग्रंथियां के रूप में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 24वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाती है, आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, तीसरा है मांड और चौथा है हेमोग्लोबिन। तो दोस्तों जो सभी के जो प्रत्येक सजीव जीवित कोशिका है उसमें क्या पाई जाती है, तो प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि प्रोटीन जो होती है ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है, इस बात को आप याद रखेंगे। दोस्तों बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो होती है 20 से अधिक एमिनो एसिड से बना होता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होती है कितने अमीनो एसिड से बना होता है, तो 20 से अधिक एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, कौन सा, प्रोटीन। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो जे बर्जीलियस के द्वारा प्रोटीन की खोज की गई थी। जे बर्जीलियस के द्वारा जो है प्रोटीन की खोज की गई थी, और प्रोटीन में क्या होता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा दोस्तों 25वां प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, आपके दोस्तों हम आंसर की भी दे देते हैं, यदि आपको इसके भी लगाकर याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं, PDF में आपको आंसर की भी मिल जाती है। ठीक है, देखिए 25वां प्रश्न कह रहा है कि प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच कड़ी है वो कौन सी है, तो उसे क्या बोलते हैं, एकेडिना जो है दोस्तों ये प्राणी और सरीसृप की स्तनियों के बीच में एक कड़ी है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो डेली अपलोड करते हैं। ठीक है, और इसका PDF भी आपको हम देते हैं, तो यदि आप भी चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो देखना और PDF प्राप्त करना, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उसका भी लाभ हो सके और आपका भी लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे, यदि लगे होंगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।